बात की थी, बीच में अशोक वानखेड़े जब हमारे साथ जुड़ गए हैं, देश के जाने वाले पत्रकार हैं, आप उनकी बेबाक टिप्पणी सुनते रहते हैं और दर्शक उनको बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। प्रतीक सर, उस दिन भी हम लोगों ने बात की थी, आज फिर विषय वही है कि क्या हालात हैं, कौन सी अफीम की नशा है ये कि जिन मुद्दों पे देश को चिंतन करना चाहिए। और ये बात जितेंद्र मीना जी ने बिल्कुल सही की कि जिनकी जिम्मेदारी है, वो प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो जनता को जागरूक करे। बीजेपी भी कम ताकत में थी, लेकिन कम ताकत में वो हिला दिया करती थी कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेस चिंतन शिविर में जैसे तैसे पहुंची है, क्या वो इस लायक बन पाएगी कि वो जनता को जगा पाए? और वो नहीं बन पाएगी तो जनता को इन सब चीजों का एहसास क्यों नहीं होगा? देखिए, अभी तक जो मैंने चर्चा सुनी, लोगों के वक्तव्य सुने, उसमें तो यही लगा कि कोई सब लोग नशे में हैं, नशा पिला दिया गया है। देखिए, जब आप महंगाई दर की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना होगा कि जो हिंदुत्व का इन्फ्लेशन जो है, हिंदुत्व का जो दर है बढ़ने का, महंगाई दर नहीं, वो 5 गुना बढ़ गया है। उसके हिसाब, उसके बनिस्पत देखे तो महंगाई उतनी नहीं बढ़ी है। तो ये नशा का कारण ये भी है। ये मत खाली कहिए कि जो मीडिया वाले चढ़ा देते हैं, इसी के वजह से ये लहर पैदा हो गई है और महंगाई जो है नीचे डाउन हो जाती है और विपक्षी कुछ कर नहीं पाते। दरअसल मैंने ये पाया है कि लोग हिंदुत्व से ओत प्रोत है या ग्रसित हो गए। तो ये जो बल देता है भारतीय जनता पार्टी को, सत्ताधारी को, तो वो और इसको आगे लेके बढ़ा जाते हैं। अरे भाई, आप महंगाई महंगाई की बात कर रहे हो, वो सोचते हैं कि अरे भाई 80 करोड़ लोगों को अब तक फ्री में राशन मिल ही रहा है, तो क्या महंगाई, बाकी जो बचे अरे उनको तो देख लेंगे, उनको इधर से देख लेंगे, चाहे उनको उधर से देख लेंगे। तो ये एक मुद्दा है जो एक संकट दूसरे संकट पर हावी हो रहा है कि भाई महंगाई को हिंदुत्व से काट दो, विपक्षियों को विपक्षियों के यहाँ जो मामले में फंस जाते हैं या उनकी आपस की अनेकता रहती है उससे उनको साध लो। तीसरी बात, आप सोचते रहो, उदयपुर में आपको सोचने के लिए समय मिला, अंततः आप सोचे तो किस सोचे। तो आप जितना देर में आप सोच रहे हो, उधर प्रधानमंत्री अपना 24 का डिक्लेयर कर रहे हैं। उन्होंने कल कह दिया कि भैया मोदी किस मिट्टी का बना है लोग जानते ही नहीं है, वो तो अपना कैंडिडेचर लेके आ रहे हैं। वो तो कर दिया उन्होंने ऐलान कल। तो आप देर कर रहे हैं। आप, आज सोनिया गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने देश को कांस्टेंट पोलराइजेशन में रखा है। अरे भाई, उनसे ये भी तो पूछना चाहिए सोनिया जी से कि आपने इतने दिनों में क्या किया। क्या महंगाई के लिए, महंगाई के विरोध में क्या आपने 5 लाख जनता दिल्ली में जुटाए? नहीं जुटाए ना। तो आप सोच रहे हैं कि आप 500 लोग जुटा करके सोचोगे 5 घंटे लगातार चैनल पर चलेगा, तो आज के निजाम में तो नहीं चलेगा। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने, सोनिया गांधी ने ये भी कहा, आज जो उन्होंने जो एड्रेसल किया उसमें ये कहा कि ब्रुटलाइज किया जा रहा है माइनॉरिटीज को। तो अभी तो आप इतना बद्दी बांध रहे थे, आपके पार्टी के नेता टेम्पल रन कर रहे थे। आज मुसलमानों के लिए कौन खड़ा हो रहा है भाई? विपक्षी पार्टियों में से सामने कौन आ रहा है? कोई ताज पे गया क्या? कोई ज्ञान वापी पे गया क्या? बड़े नेताओं में कोई इम्प्लीड कर रहा है क्या कोर्ट केसेस में? तो बात बड़ा जो है ना, सब लोग एडहॉक पे चल रहे हैं। और एडहॉक पे चलने का नतीजा ये है कि जो आरएसएस, बीजेपी और मोदी जी की जो टीम है वो हर तरह से चल रही है। वो 80 करोड़ राशन भी है, उनके पास फ्री का राशन भी है, उनके पास नेताओं की फौज है, उनके पास हिंदुत्व का, दूसरे टर्म में बोल रहा हूं, इन्फ्लेशन है, महंगाई है। एक मुद्दा आप खत्म नहीं होगा, वो दूसरा उठा देंगे। अभी तो मथुरा बंद हो गया, फिर बीच में कहीं उठ जाएगा। तो वो 3 चीज है। चौथा है, आपको आपके यहाँ मतलब घुस के वो तो मारने में बिलीव करते हैं, तो आपको वहां छितर बितर कर देते हैं। तो आप कहाँ खड़े होंगे? जो भी आज के डेट में मोदी जी के सामने एक चुनौती थोड़ा बहुत है, मैं तो कहूंगा थोड़ा ही बहुत है, वो छत विछत विपक्ष के बीच सिर्फ मुद्दों की है, जिसमें आप कह सकते हैं कि महंगाई की है, चाहे जॉबलेसनेस की है। लेकिन तो भाई ये सब तो थी ना, यूपी के चुनाव में थी ना, 5 राज्यों में चुनाव थे ना, 4 जगह तो बम्पर जीत हासिल कर चुके। तो वो काहे का आपको देखेंगे? आप चर्चा करते रहिए संजय जी, आप चर्चा करते रहिए, चिंतन करते रहिए, जितवाते रहिए किसी और को, अंत में जीतेगा मोदी। मोदी है तो सब मुमकिन। जो अशोक जी कह रहे हैं
उनको कि शुगर हो गई है, एक एक पार्ट खराब हो रहा है देश का। आप क्या सहमत हैं कि वाकई में देश में शुगर हो गई है, एक एक पार्ट कमजोर हो रहा है, लेकिन बावजूद भी आपको यकीन है कि अगर ये सबके बावजूद भी बीजेपी स्वीप करेगी, तो अगर ऐसे पार्ट खत्म होते जाएंगे, देश कहाँ बचेगा, कौन स्वीप करेगा? देखिए, देश दो गंभीर संकट से गुजर रहा है मेरी समझ से। अभी थोड़ा देखना होगा, सब लोग कह भी रहे हैं कि 80 करोड़ जो फ्री अनाज खा रहे हैं, जब वो बंद होगा या फिर देने की स्थिति नहीं होगी, जो कि लग रहा है कि हालत अच्छी नहीं है फाइनेंशियली, तो बड़ा एक मुश्किल है। मिनट तो जी सर, एक मिनट, सॉरी, मैं एक सूचना दे दूं। जो राशन है उत्तर प्रदेश में, आज मेरे को जानकारी मिली है, उसमें से रोटी हटा दी गई है, सिर्फ चावल रह गया है। रोटी हटा दी गई है फ्री राशन में से, यानी गेहूं हटा दिया मालूम गया है, है। मालूम है, सब मालूम, मालूम है, मुझे मालूम है। अरे भाई, खरीद नहीं हो रही है गेहूं की, गेहूं का निर्यात में से वृद्धि हो रही है, पैसा ज्यादा मिल रहा है, किसान भी नहीं बेच रहा है, खुले बाजार में भी नहीं बेच रहा है, वो भी स्टॉक कर रहा है। और तो भाई, गेहूं जब खरीदी नहीं हुई तो कौन 20-100-2,000 रुपये खरीद खराद के जो है फिर बांटेगा, तो छोड़ दो अभी। बट एनीवेज, मैं जो बोल रहा था वो सुन लीजिए। दो गंभीर संकट है। एक तो पता चलेगा जब 80 करोड़ वाला बंद हो जाएगा, तो शायद ना बंद हो, चूंकि चुनाव आ रहे हैं, और ये और कठिन परिस्थिति की बंद नहीं अगर होती है तो इतने पैसे कहां से आएंगे भाई, नंबर एक। नंबर दो, मेरे हिसाब से जो इकोनॉमी की हालत है उसका आप इसमें मत जाइए। जो हेडलाइन नंबर्स हैं, मैक्रो नंबर्स है, जो अपर क्लास जो इकोनॉमी के इंटीग्रल पार्ट हैं, उनके लिए तो बड़ा अच्छा हो रहा है। वो कोरोना के बाद और अच्छा होता गया है। मैं आपको बता दूं, टेक्नोलॉजिकल जायंट जो मैंने आपसे कहा भी था पहले, और टेक्नोलॉजी के जायंट्स या बड़े घराने, उद्योग घराने, उनके लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है, कमाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन जो बड़ा वर्ग है वो आज इकोनॉमी का पार्ट ही नहीं है मेरे समझ से। वो गंभीर संकट है जीविकोपार्जन का, कमाई का। उसके लिए दवाई का भी प्रॉब्लम है। दवाई का चलो जी आ जाएगा कुछ आयुष्मान से, वो ठीक है, लेकिन कमाई ही नहीं है। तो कमाई नहीं है तो चलो अब महंगाई को काटने के लिए मुफ्त राशन है, लेकिन जब जीविकोपार्जन ही नहीं रहेगा, तो वो जब सिस्टम में नहीं रहेंगे तो किस सिस्टम में जाएंगे, क्या करेंगे? ये हो सकता है आप कहें, ये शीतल जी कहें, चाहे सो वानखेड़े जी कहें, कि भाई वो नशा के शिकार हो जाएंगे और फिर वो हिंदुत्व का झंडा, भगवा, पट्टा आदि लेके उसमें एम्प्लॉयड हो जाएंगे। लेकिन हर चीज की सीमा है। अगर वास्तविकता में चीजें अगर खराब होगी और जो जमीन पर खराब होगी, तो आप ऊपर से कितना झांक तोप करोगे, कब तक करोगे? तो संकट दूसरा ये है। लेकिन फिलहाल तो आप कह सकते हैं कि अभी जो हिंदुत्व का ग्रोथ रेट मैंने कहा, वो सब पे सर चढ़ के बोल रहा है। और अगर आप लोग सब यहाँ कहेंगे कि ये सच्चाई समाज में नहीं है, तो मैं तो कहता हूं कि मनोवैज्ञानिक रूप से, मटेरियलिस्टिक, सब तरह से लोग जो है इससे एकदम बिल्कुल ओत प्रोत है या त्रस्त है। तो ये तो आप मत कहो, अगर उनको कोरोना के डेंजर और मुसलमानों का डेंजर दोनों में से एक चुनना है, तो कोरोना झेल लेंगे। लेकिन ऐसा मानसिकता बना दी गई है या बन गई है लोगों की, कि वो कहेंगे कि नहीं जी, मुसलमानों का खतरा ज्यादा है, मुसलमानों से खतरा ज्यादा है। ये स्थिति है। वो वेंटिलेटर उटर को सबको वो छोड़ दिया है उन्होंने। उनको लगता है कि अगर मुसलमान को बढ़ने दिया गया, मुसलमान को दबाया नहीं गया और मुसलमान दबाए गए हैं, तभी भारत का भविष्य है, हिंदुओं का भविष्य है। तो हिंदुत्व कुछ नहीं है। हिंदुत्व रिलीजन से ज्यादा एक नेशनल आइडेंटिटी है, हिंदुस्तान है, और वही राष्ट्रवाद है, और वही भविष्य की गारंटी। भले वास्तविकता में जो मैंने पहले बात कही, वो आगे आके जो है वो मुंह फाड़ सकता है। लेकिन जैसा विपक्षी पार्टी है, विपक्षी पार्टियां हैं, लगता तो नहीं है कि कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छा है, कंप्लीट हिंदुत्व आ जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, भगवा लहरा दिया जाएगा। अगर उससे चल गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चला, नहीं अगर चला, तो फिर क्या होगा, इस पर ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं। ठीक नहीं।